नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी में बटुकों पर सियासत। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके बटुकों के साथ हुई बदसलूकी का विवाद। इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सरकार के अलग लाइन पर जाते दिख रहे हैं। गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में अपने आवास पर 101 बटुकों का सम्मान किया है। उन्होंने पत्नी के साथ बटुकों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और तिलक लगाया। दरअसल ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि माघ मेले में जिसने भी बटुकों की शिखा खींची उसने महापाप किया। उन्होंने कहा कि चोटी नहीं खींचना चाहिए था, यह महापाप है। जिन लोगों ने चोटी को छुआ उन्हें पाप लगेगा, कई बरस बाद भी बहुत पाप पड़ेगा। सब खाता बही में लिखा जा रहा है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद बटुक काफी खुश हुए थे, जिसके बाद आज सुबह वो बड़ी संख्या में डिप्टी सीएम के आवास पर उन्हें धन्यवाद देने पहुंचे थे। जिसके बाद ब्रजेश पाठक ने उनका अपने आवास पर स्वागत किया। उन्होंने बटुकों को गले में माला पहनाई और तिलक लगाया। उनके गले में पटका पहनाकर भोजन भी कराया और आशीर्वाद दिया। ब्रजेश पाठक के घर आए बटुकों ने कहा कि ब्रजेश पाठक के सराहनीय कार्य से वो प्रसन्न हैं। बटुक की शिखा ही सनातन की असली पहचान है। आज जिस तरह से माघ मेले में बटुकों का अपमान हुआ, उन्होंने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। बटुकों ने कहा कि शिखा को खींचना सनातन का अपमान है। हालांकि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करते हुए कहा कि उनके जैसा सनातनी सीएम पूरे देश में होना चाहिए। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, यूपी में अब बटुकों पर सियासत शुरू हो गई है। ब्रजेश पाठक ने बटुकों को सम्मानित किया। इससे पहले उन्होंने एक चर्चा के दौरान शंकराचार्य विवाह के दौरान चोटी खींचने, शिखा खींचे जाने पर जिस तरीके से उस घटना को उन्होंने महापाप करार दिया, और इस दौरान बटुक जो थे वो उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने पहुंचे थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने उनका तिलक और चंदन से स्वागत किया, उनको भोजन कराया। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आई? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो तर्क और वितर्क, जिस प्रकार से शंकराचार्य का जो मामला है और प्रयागराज में जब उनके साथ मौजूद बटुकों को उनकी शिखा को खींचकर उनकी पिटाई की गई थी, तभी से ये मामला जो है काफी तूल पकड़े हुए है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए उस पूरी घटना के बाद जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कालनेमी के नाम से जो है एक सनातन धर्म के कालनेमी के नाम से जो है संबोधित किया गया। उसके बाद लगातार जो है वहां पर देखा जा सकता है कि शंकराचार्य का भी इसके बाद बयान आया कि अगर उत्तर प्रदेश में गौ हत्या बंद 40 दिन में ना बंद हुई तो उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए 11 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं कि उन्होंने 40 दिन का समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया था और उनकी तरफ से फिर एक यही बयान था। इससे मालूम चल सके कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू हैं या नहीं। फिर उसके बाद देखा जा सकता था कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, शंकराचार्य के इस मुद्दे को लगातार भुनाने में लगी हुई थी। ब्राह्मणों का अपमान बताया जा रहा था और लगातार इस पर जो है काफी ये मामला जो है उत्तर प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा था। जिस प्रकार से कल जब ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनके द्वारा एक बयान आया कि जो प्रयागराज में हुआ था, जो शिखा पकड़ के जो उनके साथ उनकी पिटाई की गई थी, वो बिल्कुल गलत था। ब्राह्मण समाज की शिखा को छूना ही एक अपमान है और जिसने ये किया है उसको बहुत ही बड़ा पाप पड़ेगा। इस प्रकार से उनके द्वारा ये बयान दिए गए थे और पूरी घटना को गलत साबित किया गया था। वहीं पर शंकराचार्य ने एक बार फिर कह दिया, भले उनका ये कहना है, शंकराचार्य ने इस मुद्दे पर जो साफ तौर से कहा कि भले एक सरकार का एक शख्स इस प्रकार से जो है बयान कर रहा है और बटुकों को बुला करके उनको सम्मानित किया गया, इसके लिए उन्होंने ब्रजेश पाठक का धन्यवाद जरूर किया, लेकिन जिस प्रकार की वो प्रयागराज की घटना को भूलने को तैयार नहीं है। फिर उनके द्वारा ये कहा गया कि 11 तारीख को वो लखनऊ की तरफ रुख करेंगे अगर गौ हत्या के सिलसिले को बंद नहीं किया गया। वहीं पर अगर देखा जाए ब्रजेश पाठक के इस पूरे आयोजन और कार्यक्रम को लेकर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, तो लगातार उनका यही बयान है कि ब्राह्मण समाज को हमसे जुड़ना चाहिए। और जिस प्रकार से सरकार और या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा जो बटुकों का जो ब्राह्मणों का एक आयोजन किया गया, उनको वो सिर्फ एक दिखावा है। उनको ये लग रहा है कि ब्राह्मण समाज जो है पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज है और वो कहीं ना कहीं
अन्य दूसरी पार्टियों में जाने के लिए इच्छुक है। इसीलिए इस प्रकार के जो है कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी और डिप्टी सीएम के द्वारा जो है कराए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले के तहत अगर देखा जाए तो लगातार इसी के प्रकार से अभी भी बयानबाजी चल रही है। अब ये देखना है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, शिवपाल भी बयान दे रहे हैं कि ब्राह्मण हमारी पार्टी में आए, हम उनको सम्मान देंगे। मायावती अपनी पूर्व सरकार 2007 की याद दिलाती है और उनको कहती है कि ब्राह्मण समाज हमसे जुड़े। अब ये देखना है कि ये राजनीति का खेल कब तक चलता रहेगा। निश्चित रूप से मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बटुकों ने ब्रजेश पाठक को आशीर्वाद दिया। यूपी में बटुकों पर सियासत शुरू हो गई है। यूपी में बटुकों पर सियासत के बीच ब्रजेश पाठक ने बटुकों को सम्मानित किया। और अब हम बात करेंगे खाकी की संवेदनहीनता। उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में खाकी की संवेदनहीनता का एक बड़ा मामला सामने आया है। शारदा सहायक खंड 49 नहर में एक अज्ञात युवक का शव पिछले 24 घंटों से बहता रहा, लेकिन पुलिस सीमा विवाद और सुस्ती के चलते शव को समय से बाहर नहीं निकाल सकी। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान शव ने नहर के बहाव के साथ करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। जानकारी के अनुसार अज्ञात युवक का शव कल सबसे पहले अमेठी के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र में देखा गया था। इसके बाद शव लगातार बहता रहा। यहां सूचना मिलने के बावजूद शव को बाहर नहीं निकाला गया। प्रभारी निरीक्षक मुसाफिर खाना ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जैसे ही शव उनके कोतवाली क्षेत्र में पहुंचा, उसे नहर से बाहर निकलवाया गया है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर दिया गया है और मृतक की शिनाख्त की कोशिशें की जा रही हैं। तो तमाशबीन बनी रही अमेठी पुलिस और संवेदनहीनता का इससे बड़ा और क्या मामला हो सकता है। 3 थाना क्षेत्रों से गुजरा लावारिस शव, नहर में लावारिस शव बहता रहा, लेकिन किसी ने उसको बाहर नहीं निकाला। क्षेत्र विवाद में उलझी रही थाना पुलिस 3 थाना क्षेत्रों से इस दौरान लावारिस शव ये गुजरा, लेकिन किसी थाना क्षेत्र की पुलिस ने इस शव को बाहर नहीं निकाला। तमाशबीन बनी रही अमेठी के इन थाना क्षेत्रों की पुलिस। तो नहर में राघवेंद्र पांडे हमारे संवाददाता अमेठी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, एक संवेदनहीन तस्वीर सामने आ रही है। 3 थानों से होकर एक नहर में शव उतराता हुआ जा रहा होता है। 3 थाना क्षेत्रों से गुजर जाता है, लेकिन उन थाना क्षेत्रों की पुलिस उस शव को नहीं निकालती है। क्षेत्र विवाद को लेकर ये बताया जाता है कि शव नहीं निकाला जाता है। कितनी संवेदनहीन ये घटना है, क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही है? जी बिल्कुल आदित्य जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल दोपहर को 11 बजे मोहनगंज कोतवाली अंतर्गत, जो अमेठी जिले के अंतर्गत आती है, वो जो है उसमें 11 बजे ग्रामीणों ने शारदा सहायक 59 नहर में जो है इस लाश को उतराते हुए देखा था। बावजूद इसके ग्रामीणों ने मोहनगंज कोतवाली सूचना दी थी। इसके बावजूद हीरा हवाली करते हुए वो लाश जो है धीरे धीरे शाम तक होते हुए लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करते हुए वो जामो थाना क्षेत्र के अंतर्गत आई। वहां भी ग्रामीणों ने सूचना जामो एसएचओ को जरिए दूरभाष के माध्यम से दिया। इसके बावजूद भी जो है पुलिस प्रशासन उस लाश को नहर से इसलिए नहीं निकलवाया क्योंकि निकलवाने के बाद भी उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ती। इस संबंध में आज मेरे द्वारा स्वयं जब लाश मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में पहुंची, मैंने स्वयं प्रभारी निरीक्षक से बात किया। उन्होंने बताया कि इसका रेस्क्यू करके लाश को निकलवाई जा रही है। निश्चित रूप से अमेठी जिले के 50 किलोमीटर दूरी को तय करते हुए जिस तरह से पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखने को स्पष्ट रूप से नजर आई है, इसको बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इसमें पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को नजर आई है। अपने कर्तव्य और ड्यूटी से बचते नजर आए हैं। तो ये है पूरा मामला जी आदित्य जी। हाँ बिल्कुल राघवेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 थाना क्षेत्रों से गुजरा ये लावारिस शव, इन थाना क्षेत्रों की पुलिस ने उस शव को बाहर निकालने की जहमत नहीं उठाई। और अब बात करेंगे कंधे पर सिस्टम। खबर आगरा से है, जहां एसएन मेडिकल कॉलेज से सिस्टम को हिला देने वाला ये वीडियो सामने आया, जिसमें एक पिता अपनी बेटी को कंधे पर उठाकर ले जाता दिखाई दे रहा है और स्ट्रेचर न मिलने का आरोप भी लगा रहा है। कॉलेज में व्यवस्थाओं को
लेकर एक वीडियो सामने आने के बाद सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल 37 सेकंड के इस वीडियो में राजस्थान निवासी राजकुमार अपनी बेटी को कंधे पर उठाकर अस्पताल में आते नजर आ रहे हैं। वीडियो में राजकुमार ने बताया कि वह अपनी बेटी का इलाज कराने आए हैं, लेकिन उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिला है, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में बेटी को कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा। रेन बसेरा में रुकने के लिए गए तो स्टाफ ने घर जाने को कह दिया। वीडियो में यह भी कहा गया कि उन्हें अस्पताल में कोई मदद नहीं मिली। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं और सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो पीड़ित ने खुद राजस्थान का निवासी बताया और ये संवेदनहीनता की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था का आरोप लगा है। बेटी को कंधे पर ले जाता एक पिता दर दर भटकता रहा। सर की कोई व्यवस्था नहीं हुई। मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, आप ऐसे मेडिकल आए हो, ये आपकी बेटी है? कौन है ये? बेटी है। क्या हो गया है सर? पता नहीं है, 3 साल से इलाज करा रहा हूँ और पता नहीं चल रहा है क्या है। अच्छा, तो ये आप कोई तो बता देता है कि टीबी है। हाँ। और पता नहीं है, फर्क इसको पड़ रहा नहीं है। अच्छा, और रोड पे आ गया पैसा लगा के। अच्छा, तो ये मतलब आप आए हो तो स्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं हुई? किसी कोई से व्यवस्था नहीं हो रही। किसी से कही तो क्या कह रहे हैं वो लोग? वो नहीं, ये रेन बसेरे में गए तो नो गई, तुम्हारे को रुकने को नहीं है। अच्छा, नो, ये हॉस्पिटल वाले हैं ना, इनको रोकते हैं हम तो। और निश्चित रूप से ये संवेदनहीन तस्वीर। अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, बेटी को कंधे पर लेकर एक पिता भटकता नजर आया। उसको न तो अस्पताल में स्ट्रेचर मिला और रैन बसेरे, जिसके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उन रैन बसेरों में भी इस पिता को, इस बेटी को ठहरने का 2 घंटे 4 घंटे ठहरने का भी मौका नहीं दिया गया। क्या कुछ अहम जानकारी इस खबर पर सामने आ रही, इस संवेदनहीन खबर पर? देखिए, ये पूरा जो नजारा है ये आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज का है जी। अस्पताल में अव्यवस्था और उसकी जो तस्वीर है, क्या हालात हैं, क्या हकीकत है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बीमार बेटी को, जो बेटी काफी लंबे समय से बीमार है, बीमार बेटी को कंधे पर उठाकर अस्पताल में भटकता हुआ पिता नजर आया और वहीं व्हील चेयर भी नहीं मिल पाई और स्ट्रेचर भी नहीं मिल पाई। वहीं परिजनों ने साफ तौर से आरोप लगाया कि स्ट्रेचर और व्हील चेयर का यहाँ पर नहीं मिली, हमें रैन बसेरे में हमें रुकने नहीं दिया। ये जो पीड़ित जो पिता है, ये राजस्थान से इलाज कराने के लिए यहाँ पर आया था। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद यहाँ तमाम बातें बनी। अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं में किस तरीके से कमी है, ये उजागर इस वीडियो के माध्यम से हुई है। और अरे, इस तरह की तमाम वीडियो पहले भी वायरल हो चुकी है, लेकिन यहाँ जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार पूरी तरह से लापरवाह हैं और उनकी लापरवाही का खामियाजा जनता उठा रही है। हालांकि सूबे के मुखिया हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वो लगातार यहाँ पर मेडिकल में अच्छे सभी काम करने की बात कहते हैं। इक्विपमेंट से लेके यहाँ मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, गरीब व्यक्ति को इलाज मिले, वो दावे जो हैं, उन दावों को यहाँ जो अधिकारी है वो ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो ये वीडियो है, ये अपने आप यहाँ की जो हालात है वो हकीकत बयां कर रहा है। आगे निश्चित रूप से ये संवेदनहीन तस्वीरें हैं अब अजेंद्र, लेकिन जिस तरीके से रैन बसेरे में भी, शहर में तमाम रैन बसेरे इस वजह से बनाए जाते हैं ताकि ऐसे जरूरतमंदों को कम से कम रुकने ठहरने की व्यवस्था हो सके, लेकिन इस माँ बेटी को वहां भी व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराई गई और अस्पताल आने पर अस्पताल में भी अव्यवस्थाओं का शिकार होना पड़ा। आखिर इन बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं का दावा करने वाला प्रशासन, उसको ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती। देखिए, बिल्कुल जो ये हालात हैं, ये काफी बुरे हालात कहे जाएंगे, क्योंकि जो रैन बसेरे की जो बात कर रहे हैं, ये एसएन मेडिकल कॉलेज के बगल से बराबर, उसके दीवार के बराबर से रैन बसेरा बना हुआ है। और रैन बसेरे में यहाँ रुकने का सीधा सा बात है कि यहाँ आधार कार्ड दिया जाता है, और लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई थी। लेकिन जब ये वीडियो सामने आया है तो उसके बाद रैन बसेरों की भी हालत जो है वो जग जाहिर हुई है। तो उसके बाद, जिस वीडियो के बाद तमाम यहाँ जो लोग हैं उनका कहना है कि इस तरीके से पिता अपनी बेटी को कंधे पर रखकर घूमता रहा, इलाज के लिए भटकता रहा, इलाज के उसको कंधे पर बेटी को उठा के चलना, बड़ी बच्ची है, और उसके बाद उसको स्ट्रेचर मिलनी चाहिए थी, व्हील चेयर मिलनी चाहिए थी, सुविधाएं जो दी जा रही है वो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, रुकने देना चाहिए था। तो अभी फिलहाल पूरे जो प्रशासनिक जो मेडिकल जो यहाँ कॉलेज में जो स्टाफ है, जो जिम्मेदार है, वो कैमरे पर अभी कुछ नहीं बोले। लेकिन एक बात है कि इस तरह का वीडियो कहीं ना कहीं जो मानवता है उसको संसार करते हैं, और जो जिम्मेदार है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या स्वास्थ्य मंत्री हो, स्वास्थ्य महकमा हो, उन सबके कामों की जो दावे किए जाते हैं उसकी पोल खोलते
नजर आती हैं। जी। बिल्कुल राजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बेटी को कंधे पर ले जाता पिता दिखाई दिया, स्ट्रेचर न मिलने पर कंधे पर लेकर भटकता नजर आया। और फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे स्कूलों में बम की धमकी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात करें स्कूलों में बम की धमकी। नोएडा में बुधवार को करीब 1 दर्जन स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत जांच शुरू की। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से सभी स्कूलों की गहन चेकिंग की गई। किसी भी स्कूल से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। धमकी भरे ईमेल सीबीएसई और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान भेजे गए थे। इससे छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने कहा कि सभी स्कूल सुरक्षित हैं और किसी भी तरह का खतरा नहीं है। ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए साइबर सेल जांच में जुटी है। स्कूलों में ईमेल के माध्यम से बॉम्ब थ्रेट का एक मेल प्राप्त हुआ, जिस पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने तत्काल प्रतिक्रिया करके बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के माध्यम से, एएस चेक टीम के माध्यम से, डॉग स्क्वाड के माध्यम से फिजिकल चेकिंग अधिकतर स्कूलों में सुनिश्चित की गई है। ये जो थ्रेट है ये मल्टीपल स्कूल्स में है। लगातार चेकिंग जारी है। अभी तक कहीं किसी भी स्कूल में कोई प्रतिकूल बात प्रकाश में नहीं आई है। लगातार सतर्कता बरती जा रही है और प्राइमा फेसी ये हुक्स कॉल की श्रेणी में दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको सतर्कता बरतते हुए पूर्ण गंभीरता के साथ जो ईमेल है इसका टेक्निकल इवैल्यूएशन कराया जा रहा है कि कहां से ये जनरेट हुआ। अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जो प्रशासन अलर्ट नजर आया, सभी स्कूलों में गहन जांच की गई है, क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही? जो बोर्ड परीक्षा चल रही है वो सीबीएसई बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो बोर्ड परीक्षा चल रही है, जिसको लेकर के पुलिस परीक्षा में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, परीक्षा रोकी नहीं जा सकती। इसी के साथ साथ करीब 12 ईमेल से एक धमकी आई जिसमें बताया गया कि 12 स्कूलों में बम लगाया गया है और अगर स्कूल प्रशासन चाहे तो इसको हटवा सकता है, नहीं तो इसको बम से 12 स्कूल को उड़ा दिया जाएगा। जिसको लेकर के अभिभावक हुए या स्कूल प्रशासन हुए या पुलिस विभाग में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तुरंत पुलिस अलर्ट मोड पे आई और पुलिस ने जा करके बम रोककर दस्ता में उठा स्कूल और जो सुरक्षा उपकरण है सबकी निगरानी करना शुरू किया। उसकी जांच की गई, पूरी तरह से जांच करती रही, लेकिन फिलहाल के लिए जब नोएडा पुलिस का बयान आया उसके बाद नोएडा पुलिस ने यह बयान में बताया कि ये जो मेल थी ये अफवाह थी। इससे पहले भी कई बार मेल आ चुकी है स्कूलों को, लेकिन वो मेल अफवाह थी। लेकिन उसके बाद भी जो है सतर्कता बरती जा रही है कि कहीं अफवाह मेल भी सत्य न हो जाए, क्योंकि इस टाइम बोर्ड परीक्षा चल रही है। तो जिसको लेकर के पुलिस पहले से अलग मोड पे थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मनोज, तो ये इस मेल को जो है नोएडा पुलिस द्वारा ये खारिज कर दिया गया कि ये एक अफवाह फैलाने के लिए किया गया। फिलहाल के लिए नोएडा पुलिस ने अपील की है कि अभिभावक परेशान ना हो, बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि नोएडा पुलिस जो है हर चप्पे पर इसकी जांच कर रही है और वो बम रोधक दस्ता के साथ डॉग स्क्वाड के साथ जांच कर रहे हैं, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। और न तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनोज ये थे असामाजिक तत्व का जो है एक फर्जी मेल था, जिसको लेकर के नोएडा पुलिस जांच कर रही है। साइबर की टीम लगाई गई है कि इसको जल्द से जल्द ये ट्रैक किया जा सके कि ये मेल कहाँ से आई थी और इस मेल को भेजने की मंशा क्या थी। मनोज। हाँ बिल्कुल अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और सभी स्कूलों की गहन जांच की गई। किसी भी स्कूल में कोई भी संदिग्ध वस्तु हालांकि नहीं मिली। अलग अलग स्कूलों में पुलिस ने चेकिंग की, किसी भी स्कूल में कोई आपत्तिजनक पदार्थ नहीं बरामद हुआ। और अब बात करेंगे फौजी के घर डकैती। खबर जालौन से है, जहां आधा दर्जन से ज्यादा चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फौजी के परिवार को बंधक बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। घर के पीछे सीढ़ी लगाकर चढ़े चोरों ने मां, बेटी और बेटे के साथ मारपीट की, फिर तसल्ली पूर्वक चोरी को अंजाम दे डाला। घर के लोगों से चाबी लेकर करीब 8 चोर घर में चोरी करते रहे। घर में रखे करीब 30 लाख के सोने चांदी के आभूषण और 20,000 कैश चोरी करने के बाद आराम से फरार हो गए। चोर जाते वक्त घर में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर समेत पूरा सिस्टम उखाड़ कर ले गए।
चोरी की इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। घटना जालौन के उरई कोतवाली के क्षेत्र मवई रोड की ये बताई जा रही है। आज दिनांक 19/2/26 को पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सुशील नगर अक्षय गार्डन में श्रीमती पिंकी वाइफ ऑफ सुरजीत के मकान में पीछे छत के रास्ते से कुछ अज्ञात चोर घुस आए, जिन्होंने अलमारी का ताला तोड़कर जेवर व नकदी चोरी कर लिया तथा वादनी के जाग जाने पर वादनी व उसके परिजनों को कमरे में बंद करके भाग गए। 2 बजे चोर रहते 8 आ गए। अब हम उधर अंदर हार, चूड़ी, मंगलसूत्र, लौंग हार, 5 अंगूठी, पायल और गुच्छा, 2 चैन, कान के बहुत जोड़ी थे, सब निकाल के ले। उधर रखे थे सेब में रखे थे। फिर उधर से उसने सब निकाल ली, फिर उधर से निकाल के इधर आ गए। यूं तो जालौन में लगातार चोरी को अंजाम देने वाले गिरोह चुप रहने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जालौन मुख्यालय उरई की, जहां पर पिछली देर रात एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जी हम बात कर रहे हैं एक फौजी के घर की, जहां पर फौजी के घर में सिर्फ 3 लोग थे और चोरों को भनक लग गई। इसका मौका फायदा उठाते हुए चोरों ने पीछे से सीढ़ी लगाकर फौजी के घर पे धावा बोला। देर रात उन्होंने देर तसल्ली से उन्होंने जो है चोरी को अंजाम दिया, जिसमें एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। हालांकि परिजनों का कहना है कि 10 लोग हमारे घर पे धावा बोला, 8 लोग नीचे छत के नीचे थे और 2 लोग छत के ऊपर आए, जिन्होंने ताला तोड़कर हम लोगों की अलमारी से जितना कैश था कैश निकाला और जो जेवर था जेवर निकाल लिया। लगभग उन्होंने बताया कि 30 लाख तकरीबन उनका कैश और जेवर मिलाकर उनकी चोरी की है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, उन्होंने विरोध किया चोरों का, तो चोरों ने उन घर वालों उनकी मारपीट कर दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर किसी को कहा तो इसका अंजाम बुरा होगा। बहरहाल चोरी का जिस तरीके से घटना लगातार शहर के अंदर चल रही, तो कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है। अब देखना ये होगा इस बड़ी चोरी को किस तरीके से खुलासा होता है, कब ये चोर पकड़े जाते हैं, कब इनका सामान वापस होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद दरमान के न्यूज जालौन। और अब रुक कर लेते हैं कुछ अहम खबरों का। कानपुर से अहम खबर है, गलत इंजेक्शन लगने से मासूम बच्ची की मौत हुई है। नर्सिंग होम संचालक पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए हैं गंभीर आरोप। परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से 100 रखकर हंगामा किया है। आरोपियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने का भी आरोप लगा है। चौबीपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रकाश नर्सिंग होम का यह पूरा मामला है। हम यहाँ लेके आए इंजेक्शन लगवाने के लिए, डॉक्टर ने उसके इंजेक्शन लगाया, फिर बोली कि मम्मा हमें प्यास लगी है। हमने सोचा बाबू घर में पानी पिलाएंगे, फिर हमने पानी नहीं पिलाया। बोली मम्मा हमको पोटी आई है, हमने उसको पोटी कराया, शौचाया, फिर उसके बाद उसको लिटाया। एकदम बोलने लगी मम्मा मेरा पेट दर्द हो रहा। बस ऐसे कहते 5 मिनट नहीं लगा, मेरा बेटा आंखें फाड़ दिया। क्या हुआ था पूरा मामला? मेरी बेटी आई दवा कराने यहाँ पे, इंजेक्शन ने खुला लगा दिया, तो 3 इंजेक्शन लगे, खुला लगा, दूसरी लगाया तो मेरी बेटी 10 मिनट में खत्म हो गई। अच्छा हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या था? पहले एक दिन फीवर आया था, तो रात में यहाँ भर्ती गई, सुबह छुट्टी कर देखा ठीक है, तो वो वीगो से ना जब शाम को खुला कि सुबह इंजेक्शन लगाया, आधा इंजेक्शन खुला था, तो वो शाम को इंजेक्शन लगाते 2 लोग आते, तो 10 मिनट में मेरी बेटी खत्म हो गई। जांच में मैंने उनका जो इलाज का जो भी विवरण था वो प्राप्त किया, उनसे नर्सिंग होम वालों का पक्ष लिया, जो भी उनकी तरफ से मौजूद थे, सारे लोग मौजूद नहीं थे। और जो बिटिया के जो मृतक बिटिया है उसके जो पिताजी मौजूद हैं, उनकी सारी बातें सुनी है कि उसको कैसे इंजेक्शन लगे, कब आई और कैसे फिर दोबारा आई और फिर कैसे जाके उसकी डेथ हुई है। और उन्होंने इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। और अब बात अगली खबर की करेंगे। फर्रुखाबाद से अहम खबर है, आपको बता जहानगंज हत्याकांड का खुलासा हुआ। इकलौता बेटा ही निकला पिता का हत्यारा। प्रॉपर्टी के लालच में पिता को उतारा मौत की घाट। पिता द्वारा चाचा चचेरे भाई को प्रॉपर्टी देने का शक था। 5 दिन में ही सुलझी किसान की हत्या की गुत्थी। फर्रुखाबाद जनपद के जहानगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। पांच दिन में ही सुलझी किसान की हत्या की गुत्थी।
फर्रुखाबाद जनपद के जहानगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। फर्रुखाबाद से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। जहानगंज क्षेत्र के ग्राम बहेटा में कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति की प्रातः आलू के खेत में लाश मिली थी। उसमें मुकदमा तत्काल पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की गई। उसी एक ब्लाइंड मर्डर का जो है आज सफल अनावरण किया है एसओजी और थाना जहानगंज की कंबाइंड टीम ने। और इस मुकदमे की खास बात यह है कि इस मुकदमे का जो वादी है, जो मृतक थे हमारे सुनील उर्फ नक्से, इनका बेटा इस मुकदमे का वादी था, उसी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। अब बात अगली खबर की करेंगे। अमरोहा से हम खबर है। सांप नेवले की जबरदस्त भिड़ंत का वीडियो सामने आया। बीच सड़क पर संघर्ष देख लोगों का जमावड़ा लग गया। करीब आधे घंटे सड़क पर लगा रहा भीषण जाम। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। वाहन चालकों को रोकनी पड़ी गाड़ियां। वीडियो बनाते नजर आए लोग। सैद नगली थाना क्षेत्र के गलशुआ बाईपास का मामला है। और अगली खबर हमीरपुर से है, जहां डीआईजी राजेश एस ने निरीक्षण किया है। शहर व देहात कोतवालियों का डीआईजी ने निरीक्षण किया है। 72 रजिस्टरों का निरीक्षण कर निर्देश जारी किए हैं। माफ कीजिएगा, 72 रजिस्टरों का निरीक्षण कर जारी निर्देश किए। साफ सफाई व्यवस्था देख डीआईजी ने सराहना की है। निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे एसपी, डिप्टी एसपी। शहर व देहात कोतवालियों का डीआईजी ने निरीक्षण किया। आज हमीरपुर जनपद में वार्षिक निरीक्षण के क्रम में आज थाना कोतवाली हमीरपुर का निरीक्षण किया जा रहा है। हमीरपुर जनपद में एक शहर का थाना और एक देहाती थाना मुझे करना है वार्षिक निरीक्षण में। आज शहर का थाना में हम लोग कोतवाली चुने हैं। इससे पहले पुलिस रेंज का वार्षिक निरीक्षण हो चुका है। आगे अभी पुलिस कार्यालय का भी होगा। आज थाना कोतवाली में रखरखाव मरम्मत कार्य है, रजिस्टर का अद्यावधिक कैसा है, पुलिस का जो हमारा इस थाना में तैनात जितने कर्मचारी हैं इन लोगों का किस तरह का पब्लिक के व्यवहार है, उसका साथ साथ इन लोगों का ड्यूटी किस तरह के चेंज हो रहा है, वो सब चीज़ें पूरा देखा जाएगा। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।